5 साल स्वास्थ्य मंत्री रहा, अकेला विभाग था मेरे पास। मैंने लगातार समीक्षाएं की। पहला मंत्री जब से राज्य में ऐसा हुआ है जिसने जिले के पक्ष विपक्ष के विधायकों को अपने केबिन में बुलाकर सीएमओ को जिले का, उस इलाके का जो बड़ा अस्पताल है, जिला चिकित्सालय, सीएचसी, उसके अधीक्षक को बुलाकर, डीजी हेल्थ को बुलाकर, सचिव को बुलाकर एक साइड में बैठाया और दूसरी ओर जनप्रतिनिधि बैठाया अपने ऑफिस में। आपने देखा होगा 10-10 दिन तक समीक्षा की, किस विधायक के क्षेत्र में स्वास्थ्य की क्या कमी है उसको नोट किया और 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर उसको पूरा किया। आज तक वो समीक्षा, उस तरह की समीक्षा आज तक किसी मंत्री ने नहीं की। पक्ष विपक्ष के सभी विधायकों को सुना। हमने 44 सीएचसी बनाई, जिला चिकित्सालय बनाए, तिवारी जी के नेतृत्व में 4-4 मेडिकल कॉलेजों को काम शुरू किया। और हमारा ये कहना है कि इसके जब एक ही मंत्री के पास 4-4 विभाग होंगे, आज हम सर्जन मांगते हैं, सर्जन नहीं मिलता। आज हम चिकित्सक कोई भी मांगते हैं, महिला चिकित्सा मांगते हैं, पद सर्जन की बात होती है नहीं। हमारा ये कहना है कि इसका अलग से मंत्री, ठीक है, एक नहीं 2 विभाग दे दीजिए, कोई सीनियर मंत्री है तो। अब इतने एक ही मंत्री के पास इतने विभाग, चिकित्सा विभाग तो अपने आप में फुल जॉब है, काम है कि आप सारा दिन समीक्षा करेंगे तब भी चिकित्सा विभाग की समीक्षा पूरी नहीं होती। आज मैंने इस बात पे कड़ी आपत्ति की है, मैदान की और पहाड़ की बात जो कल विशेष रूप से कल उठाई गई है, और उसमें और तिवारी जी की भी नींद के बारे में भी कुछ बोला गया है। अब बताइए, मैंने आज ये कहा कि राज्य कैसे बना, उसका इतिहास बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जॉर्ज फर्नांडिस कमेटी, बादल कमेटी बनाई और उन्होंने राय ली। हम 200-250 लोग कुल पक्ष में थे जो उधम सिंह नगर और हरिद्वार को जोड़ने के पक्ष में, और हमारी बात को माना गया। हमें अटल प्रधानमंत्री जी ने अपने आवास पर बुलाया, हमें कहा कि आपकी ज़मीनों को कोई खतरा नहीं होगा, हम सारा जो विधेयक लाएंगे उसके अंदर सारी व्यवस्थाएँ करेंगे, उत्तर प्रदेश वाले ही यहाँ पर लागू रहेगा, एक्ट के अंदर प्राविधान किया। अब आज हम उठा रहे हैं कि बंगालियों को दर्जा कैसे 80 का मिलेगा, पिछड़ी जाति का कैसे मिलेगा। कल मुन्ना सिंह चौहान जी ने जिस ढंग से इसको घुमा फिरा के बोला है, वहाँ भी बोला था उन्होंने गैरसैंण में भी एक बार, तो ये बात अच्छी नहीं है। हमारा कहना है कि 2 राज्य जब बना, राज्य बनने के समय जो लोग यहाँ पर थे उनको स्वीकार कर लो ना। अब नीली चादर, हरी चादर, अब उनको स्वीकार करो। अगर किसी को हटाना है रेलवे की ज़मीन से या किसी और ज़मीन से, पुनर्वास करना है, आपको जमरानी बांध के लोगों को बैठाना है तो वहाँ के लोगों का पुनर्वास करो, पुनर्वास की योजना साथ साथ लाओ, आप हटाओ, कोई आपत्ति नहीं है। अब आप इस डंडे से भगाना चाहते हैं, सरकार के दबाव में भगाना चाहते हैं और लोगों को कहते हो कि आपको एससी का दर्जा नहीं मिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा की थी हल्द्वानी के अंदर मैदान में चुनाव के समय कि हम अनुसूचित जाति का दर्जा देंगे बंगाली भाइयों को। आज हमारी ज़मीनों को जो हमारे जलाशय हैं, उत्तर प्रदेश 25 साल हो गए, जलाशयों में हमारे आज हक नहीं मिला, हमारी संपत्तियां का बंटवारा नहीं 25 साल में कर पाए। हम जयंती मना रहे हैं, हमारे सारे जलाशय आज भी उत्तर प्रदेश के पास है, सिंचाई विभाग के। आप दीजिए ना, उत्तराखंड को लीजिए और लेने के बाद जो वहाँ के अंदर लोग बसे उनको मालिकाना हक दीजिए, चाहे वो गुलर भोज के क्षेत्र के लोग हों, चाहे धौरा डाम के क्षेत्र हों या और क्षेत्रों। मछली पालन तो हम करते हैं, उत्तराखंड करता है, मछली पालन की आय तो उत्तराखंड लेता है, पर वहाँ के लोगों को सुविधाएं, वहाँ के लोगों को हम वोट भी लेते हैं, एमएलए भी चुनते हैं, एमपी भी चुनते हैं, प्रधान भी, जिला पंचायत सदस्य भी चुनते हैं, पर साहब उनको अवैध मानते हैं हम। नोटिस हमको रोज उत्तर प्रदेश देता है सिंचाई विभाग वाला। तो ऐसे कई मामले। पंतनगर यूनिवर्सिटी है, 25 साल हो गए, आज वहाँ के कर्मचारियों को हक नहीं मिल रहा। 2003 के कर्मचारी हैं, वहाँ के गोल्डन कार्ड नहीं आज तक मिल पाए, कर्मचारियों को, मर्शद आश्रितों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। पंतनगर की सड़कें मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है 10 कामों में। पंतनगर की सड़कों की हालत यह है कि एशिया की यूनिवर्सिटी मानी जाती है और सड़कें इतनी खंडर हैं कि आप कहीं जा नहीं सकते, ब्लॉकों में शौचालय नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं बंटवारे की। साहब आज पलायन हो रहा है, पलायन तो नेताओं का हो रहा है ना। सारे नेता उत्तराखंड के ऊपर के सब आके नीचे लड़ना चाहते हैं, किसी को मना नहीं, हिंदुस्तान में कहीं भी लड़ सकता है। तो फिर आप गैरसैंण की बात क्यों करते हो राजधानी की? जब आप वहाँ रहकर, वहाँ पर रहकर वहाँ काम नहीं करना चाहते हो, वहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हो, वहाँ डेवलपमेंट नहीं करना चाहते हो, फिर आप नीचे आने की बात करते हो, कहते हो गैर। तो फिर बना दो ना देहरादून को। ये कैसे जाएगा स्ट्रक्चर? यहाँ इतना बड़ा स्ट्रक्चर है ये, जबरदस्त तरीके से, जो करोड़ अरबों खरबों रुपए का है, इसको कैसे उठा के ले जाओगे? पहले आप ग्रीष्मकालीन बना दो, ग्रीष्मकालीन बना के उसको सेटअप करो। आज हम कुमायूं के लोग अगर जाना चाहते हैं, गैरसैंण सत्र में जाते हैं, सिंगल सड़क है और बाहर प्रदर्शन जाता है, आप भी जाते हैं पत्रकार, जब मोड़ पे प्रदर्शन जाता है बाहर तो 5-5 घंटे 4-4 घंटे जाम में बैठना पड़ता है। 2-2 दिन वहाँ जाते हैं, तीसरे दिन जाम में फंसे रह जाते हैं, रात को 2-2 बजे घर पहुँचते हैं। सड़क ही चौड़ी कर दो, उनके लिए प्रदर्शनकारी को अलग स्थल बना दो, वहाँ सरेंडर कर देता है प्रशासन कि हम हाथ नहीं लगाएंगे, हम जबरन हटाएंगे नहीं। गैरसैंण की बात सब करेंगे, व्यवस्थाएं है नहीं।
तो हमारा कहना कि आप करो ना, आज करो, कल करो, मैंने कहा 10 साल बाद करो। सबसे बड़ी बात है कि आज किसी भी विधायक ने विरोध नहीं किया कि राजधानी की बात देहरादून की क्यों कर रहे हो, इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। वोटों के लिए तो आके बोलेंगे, पर आज अंतर किसी ने भी नहीं कहा। आज नहीं तो कल सब कहते हैं हम स्वीकार करेंगे। कोई अंतर से है तैयार, कोई कैसे तैयार है। राजधानी देहरादून ही बनेगी, आज बने 10 साल बाद बने। और ये राजनीतिक दल को बड़ा दल मन करके ये बनाना चाहिए, घोषणा करनी चाहिए। इतना कर्मचारी, इतना स्ट्रक्चर जा नहीं सकता। रजत जयंती तो मना रहे हैं, पर उनको बधाई तो हम दे रहे हैं, पर उनको हम देख नहीं रहे कि किन हालातों में गैरसैंण में जाके कैसे रहेंगे। मैं तो सभी नेताओं के बारे में कह रहा हूँ, कौन सी पार्टी का नेता ऐसा नहीं जिसने पलायन नहीं नीचे किया है? कौन सी पार्टी का बचा हुआ है जो नीचे से आगे नहीं लड़ना चाहता है, सुविधाजनक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं ढूंढ रहा है? अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई पार्टी का नेता बचाओ, किसी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी का, जो सुविधाजनक उसका बस चले। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल, हल्द्वानी, भावर, कौन नहीं आना चाह रहा? सब सुविधाजनक विधानसभा सीटें और लोकसभाएं छांटते हैं।